हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2022 जून से कंसेप्ट के एग्ज़ाम में होने वाले पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द राइट द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक हैं थॉमस पेन। थॉमस पेन दूसरे वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दूसरा नंबर। दूसरा में क्या कहा है कि पारी नारीवाद पद निम्नलिखित में से किसकी निर्मित है? मतलब कि पारी नारीवाद पद किसने दिया था? तो ये इसने दिया था फ्रेंकाइस डी यूवोन ने, जो कि हमें पहले वाले ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है तीसरा नंबर। तीसरे में क्या कहा है कि अधिकारों के किस सिद्धांत में दावा किया गया है कि अधिकार अविभोज्य होते हैं, अविभाज्य होते हैं, गलती से अविभोज्य लिख दिया है, अविभाज्य होते हैं और इन्हें व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंतर्भूत होते हैं और इनकी पूर्ववर्तीता समाज और राज्य से पहले है। ये है नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत, जो कि हमें पहले वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है चौथा नंबर। इसमें क्या कहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय होता है कि राज्य के पास लोगों के जीवन को और अधिक समृद्धिपूर्ण बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, जो कि हमें पहले वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पाँचवां नंबर। पाँचवें में क्या कहा है कि लॉक के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो इसमें से शुरू के तीन तो सही हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है कि राज्य के अंतिम स्रोत मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है, यह सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं। पूछा कौन सा सही नहीं है? तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है छठा नंबर। छठे में क्या कहा है कि प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक एपोलॉजी एक संवाद है। निम्नलिखित में इस संवाद के कौन से पात्र हैं? तो इसमें पात्र थे सुकरात और उनके अभियोक्ता, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सात नंबर। सात में क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मैकियावेली द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है? इसमें से डिस्कोर्सेस ऑन द इनक्वालिटी नहीं लिखी गई, बाकी आर्ट्स ऑफ वॉर, द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और द प्रिंस, इसको मैकियावेली ने लिखा है। तीसरा वाला डिस्कोर्सेस ऑन इनक्वालिटी, इसको मैकियावेली ने नहीं लिखा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आठवां नंबर। इसमें क्या कहा है? निम्नलिखित में कौन मैरी वॉल्सक्राफ्ट द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी लिखित नहीं है? तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है डिस्कोर्सेस ऑन एजुकेशन, इसको नहीं लिखा था, बाकी तीनों को ऊपर वाले में वॉल्सक्राफ्ट ने लिखा था। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नवा नंबर क्या कह रहा है? नवे में कहा कि भारत में गांधी के पहले आश्रम को चिन्हित कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन से आश्रम को उन्होंने स्थापित किया था? तो वो था कोचरब आश्रम, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बाकी के आश्रम को उन्होंने बाद में स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां नंबर। 10 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बरनी से संबंधित नहीं है? बरनी से संबंधित नहीं है। तो इसमें अकबरनामा जो है इनसे संबंधित नहीं है, बाकी सारे ही इनसे संबंधित हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 11 नंबर। 11 में क्या कहा है कि पंडिता रमाबाई ने अपना शारदा सदन मतलब शिक्षा गृह किस वर्ष खोला था? तो ये खोला था 1889 में, जो कि हमें पहले वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सिक्स ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक थे वीडी सावरकर, जो कि हमें तीसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13। 13 में क्या कहा है? राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा व्यक्तिक अभिविन्यास के तीन घटकों को शामिल करता है। तो तीन से घटक कौन कौन से हैं, इनमें से देखना है। ये जो तीनों घटक दिए हुए हैं उनके नाम है। ये बताना है कि ये किसका कथन है। संज्ञानात्मक अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास, मूल्यांकन परक। बताना है कि यह किसका कथन है। ये जो तीनों घटक हैं इन्होंने बताया था। तो ये बताया था आमंड और पावेल ने, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, आमंड और पावेल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14। 14। 14 में क्या कहें? द आइडियल ऑफ नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस ये जो है कि ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसको आप
गूगल सर्च करिएगा या जो भी जिस तरीके से आप सर्च करना चाहें, खोजना चाहें, खोज सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि एक राजनीतिक उपस्कर के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। तो यह था जेरेमी बेंथम के अनुसार, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16। 16 में क्या कहा है कि रॉबर्ट डहल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास का प्रकार नहीं है। राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास का प्रकार नहीं है, तो इसमें लोक प्रबंधन अभिविन्यास नहीं है। बाकी जो समस्या समाधान अभिविन्यास, राजनीतिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामूहिक क्रिया अभिविन्यास, ये सारे हैं। ये जो है कि लोक प्रबंधन अभिविन्यास नहीं है। पूछा है कौन सा नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 17 नंबर। 17 में कहा है कि भारत ने एक्ट ईस्ट नीति को इस सम्मेलन में घोषित किया। तो ये सब जानते हैं कि 2014 में हुआ था, लेकिन ये जो कि आसियान सम्मेलन में घोषित हुआ था। ये जो है कि 2014 आसियान सम्मेलन हमारा सही हो जा रहा है, दूसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 18 नंबर। 18 में क्या कहा है कि नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखा था। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे ही गलत हैं। एनटीए ने इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग गूगल सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये भी है होमवर्क। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 19 नंबर। 19 में क्या कहा है कि भारत की विदेश नीति में 3C फॉर्मूला किस सरकार में लागू हुआ। 3C फॉर्मूला जो है कि ये हुआ था नरेंद्र मोदी की सरकार में, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। 3C का मतलब आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 20 नंबर। 20 में क्या कहा है कि मैकॉन्ग गंगा सहयोग किसने आरंभ किया था। तो यह किया था वाजपेयी जी ने, जो कि हमें चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला सवाल है 21 नंबर। 21 में क्या कहा है कि केनेथ वाल्टस थे, वो क्या थे, वो एक नव यथार्थवादी थे, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 22 नंबर। 22 में क्या कहा है ऑरेंज रिवोल्यूशन निम्नलिखित के साथ संबंध थी। ऑरेंज रिवोल्यूशन जो है यूक्रेन के साथ संबंध थी, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन में दिख रहा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 23 नंबर। 23 में क्या कहा है कि बिमस्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है। तो यह है ढाका में। ढाका जो है चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 24 नंबर। 24 में कहा है कि भारत निम्नलिखित का हस्ताक्षर करता है। तो CTBT इस पे नहीं किया, साल्ट पे भी नहीं किया है, CPA पे इस पे किया है भारत ने, NPT पे भी साइन नहीं किया है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 25 नंबर। 25 में क्या कहा है कि किस भारतीय राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल प्रयुक्त हुआ था। तो ये प्रयुक्त हुआ था नागालैंड में, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। VVPAT मतलब होता है वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल ट्रेल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 26 नंबर। 26 में कहा है कि इसने कहा है कि आप चाहे इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबंधित करें, इससे संविधान के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहा था राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 27। 27 में कहा है कि निम्नलिखित में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। तो लास्ट वाला सही नहीं है, बाकी ऊपर के सारे ही सही हैं। जो सही है वो क्या है कि CAG सेवाओं हेतु वेतन और अन्य दशाएं संसदीय उपविधि के द्वारा अभिनिर्धारित की जाएगी। दूसरा कह रहा है कि CAG सेवानिवृत्ति के उपरांत आगे न तो भारत सरकार के अधीन अथवा न ही किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी शासकीय पद के योग्य होगा। और तीसरे में कहा है कि CAG कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित किए जाएंगे। उसका जो प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित किए जाएंगे। और लास्ट कहा है कि CAG संघ के लेखा व्ययों से संबंधित प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करेगी। तो ऐसा नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा गैर मतलब भी सही नहीं लिखा है। और पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो चौथा वाला सही नहीं है, तो चौथा वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर। 28 में कहा कि 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी नई भाषाएं शामिल की गई थी।
उस समय 4 भाषाएं शामिल की गई थी, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 29 नंबर में कहा कि पार नारीवाद निम्नलिखित की प्रमुख विशेषता थी। तो ये थी चिपको आंदोलन से संबंधित थी, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 30 नंबर। 30 में कहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस वर्ष पेश किया गया? तो ये पहला वाला किया गया था 1968 में, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 31 नंबर। 31 में कहा है कि आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया? तो ये था सुदीप्ता कविराज ने, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 32 नंबर। 32 में कहा है कि वेरियर एल्विन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जनजातीय अध्ययन से। तीसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है जनजातीय अध्ययन, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ड्वाइट वाल्डो, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 34। 34 में क्या कहा है कि नेतृत्व अन्योन्य उद्देश्यों हेतु स्वेच्छा से संघर्ष करने के लिए लोगों को गतिशील प्रभावित करने की गतिविधि है। यह किसकी उक्ति है, मतलब इसको किसने कहा था? तो इसको कहा था जी आर टेरी ने, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, जी आर टेरी। अगला सवाल है 35 नंबर। 35 में क्या कहा है कि नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कौन सा सिद्धांत? नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं। तो ये रॉबर्ट के मर्टन ने किया था 1957 में, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 36 नंबर। 36 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसने तार्किक प्रत्यक्षवाद को नीति निर्माण एवं साधन साध्य संबंध के अध्ययन में शामिल किया? तो ये किया था हर्बर्ट साइमन ने, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, हर्बर्ट साइमन। अगला सवाल है 37 नंबर। 37 में क्या कहा है कि स्थानीय निकायों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने हेतु स्थानीय निकाय ओम्बुड्समैन स्थापित किए जा सकते हैं, यह किसका विचार था? तो यह विचार था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि दूसरे चौथे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 38 नंबर। 38 में कहा है कि किनमें से इनकी अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सीबीसी 1964 का गठन किया गया? तो यह था संथानम समिति की अनुशंसा पर। दूसरा वाला ऑप्शन में संथानम समिति दिए हुए हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 39 नंबर। 39 में कहा है कि इनमें से कौन सा एक विकास प्रशासन का प्रमाणिक चिन्ह या हॉलमार्क नहीं है? तो इसमें परिवर्तनोन्मुखी है, लक्ष्योन्मुखी है, यथास्थितिन्मुखी या नहीं है, परिणामोन्मुखी भी है। तो यथास्थिति बनाए हुए रखने वाली कोई भी ऐसी बातें इसमें नहीं होती है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इससे मैच नहीं कर रहा है, तो पूछा कौन सा नहीं है, तो तीसरा वाला ऑप्शन नहीं है, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 40 नंबर। 40 में क्या कहा है कि निम्नलिखित किस वर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये सब जानते होंगे, 2015 में की गई थी। 2015 चौथे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 41 नंबर। 41 में कहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। विचार करना है इस पे हमें। समाजवाद का आशय समानता है। समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचय है। निजी संपत्ति का संचय समाजवाद में नहीं होता। समाजवाद का आशय प्रतिस्पर्धा का उपनयन है। समाजवाद का लक्ष्य पूंजीवाद का अपनयन है। तो यहाँ से बी वाला हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बी बी डी, तो दूसरा वाला ऑप्शन निकल कर बाहर आ जा रहा है, ए सी और डी। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 42। 42 में क्या कहा है? उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर आधुनिकतावाद परंपरा के विरुद्ध प्रतिक्रिया है, ऐसा नहीं है। तो ए को हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, यहाँ से। अब बचा बी सी और सी डी। तो सी तो हर हालत में होगा, अब बी और डी को हमें वेरीफाई करना है। उत्तर आधुनिकतावाद बहुलवाद को स्वीकृति प्रदान करता है, तो ऐसा होता है। सी तो सही है, उत्तर आधुनिकतावाद स्थानीय आख्यानों की आलोचना करता नहीं, आलोचना नहीं करता।
तो हमारा बी और सी सही हो जा रहा है, मतलब कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 43 नंबर। 43 सवाल जो है उदारवाद से संबंधित है। इसमें कहा है कि उदारवाद के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसमें पहला लिखा है कि किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिकार होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। मनुष्य तार्किक प्राणी है, ऐसा भी बोलता है। समाज बहुल नहीं होना चाहिए, उदारवाद ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता, बहुल होना चाहिए। तो तीसरा वाला हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सी 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 यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, चौथा वाला ऑप्शन बाहर निकल कर आ गया। मतलब यह संविधानवाद में विश्वास करता है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 44 नंबर। 44 हीगल से संबंधित है। इसमें क्या कहा है कि इनका स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना इनसे संबंधित कौन कौन से हैं। युद्ध को किसी बुराई के रूप में नहीं बल्कि एक सद्गुण के रूप में समझना चाहिए। युद्ध दैवीय विचार की विडंबना को प्रभावकारी तरीके से प्रदर्शित करता है। युद्ध किसी व्यक्ति के स्वार्थ अहमवाद को नष्ट करता है। युद्ध की अवस्था युद्ध राष्ट्र को अपनी वैयक्तिकता के साथ सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शाता है। मानवता हेतु युद्ध कभी भी आवश्यक नहीं होता और बंदूक का आविष्कार एक संयोग है। तो बंदूक का आविष्कार एक संयोग है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, हेगल से ये मैच नहीं कर रहा है। ऊपर के जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी कहाँ है, अच्छा उल्टा लिखा है, डी सी बी है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 45 नंबर। 45 में क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन सही है। एनटीए ने इसका दूसरा वाला उत्तर सही माना है। दूसरे में क्या कहा है कि बी और सी। जैक दरीडा द पोस्ट कार्ड से संबंधित है। फ्रंटेज फैनन द रेस्ट ऑफ द अर्थ से संबंधित है। बाकी ये जो दोनों हैं गलत दिया हुआ है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है एक हिसाब से, बी और सी, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 46 है कि निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। सही वाला पूछा है। तो इसका तीसरा वाला उत्तर सही है, मतलब सी और डी सही है, बाकी ए भी गलत है। सी में क्या कहा है कि निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक होता है जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का अस्त्र है। सत्याग्रह का आशय कभी भी विरोधी को आतंकित करना नहीं होता है। तो यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 47 नंबर। लोहिया की उक्ति है। लोहिया की उक्ति है स्वतंत्रता और रोटी अपार्थ को स्वतंत्रता और रोटी अपार्थक्य है। दूसरा, मानव समाज से विषमता उन्मूलन सप्त क्रांति में एक था। यदि समाजवाद की व्याख्या दो शब्दों में करनी हो तो यह शब्द समानता और समृद्धि है। आधुनिक युग में समानता की इच्छा सदृश होने की इच्छा के रूप ले ही, न कि समानता का। यहाँ सारे ही ऑप्शन सही हैं जो कि लोहिया की उक्ति से संबंधित है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 48 नंबर। 48 में क्या कहा है कि अरविंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है। अरविंद के संबंध में तो इसमें से बी और सी सही हैं। वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को व्याख्यायित करते हैं। वे राष्ट्रवाद को धार्मिक आकांक्षाओं एवं नैतिक अभिवृत्ति के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पे बी और सी मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 49 नंबर। 49 में क्या कहा है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो इसमें से वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, सही है। वे 1889 में शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए थे, तो यही भी सही है। वे कभी अमेरिका नहीं गए थे, तो ये बिल्कुल गलत है। शिकागो गए थे मतलब अमेरिका ही गए थे। तो पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। तो ए भी कहाँ दिया हुआ है, तीसरे वाले ऑप्शन में। इसके अलावा कुछ पढ़ते नहीं है क्योंकि और वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जा रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 50 नंबर। 50 में क्या कहा है कि उदार लोकतंत्र के संबंध निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत सही हैं। तो इसमें से सहमति आधारित सरकार यह तो है, लोक जवाबदेही भी है, समाजवाद हेतु उपयुक्त नहीं, उदार में ऐसा नहीं होता। उदार लोकतंत्र में संवैधानिक सरकार ये है। तो ए बी डी
हमें पहले वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 51 नंबर। 51 में क्या कहा है कि व्यक्तिवादी लेखकों के मतानुसार निम्नलिखित कौन से प्रकार राज्य को निष्पादित करना चाहिए। राज्य को कौन सा कार्य निष्पादित करना चाहिए पूछ रहा है। सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एनटीए ने इसका दूसरा वाला उत्तर सही माना है, मतलब ए, सी और डी। ए, सी, डी क्या कह रहा है कि आंतरिक कानून और व्यवस्था का अनुसरण, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, उस प्रकार के पारस्परिक समझौतों जो कि विधिक रूप से वैध हैं उन्हें लागू करना। हमारा दूसरा वाला ऑप्शन ए, सी, डी सही हो जा रहा है एनटीए के हिसाब से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 52 नंबर। 52 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला लिखा है कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संहिता 1966 में हुआ था। ये बिल्कुल सही है, ये वाला सही हो जा रहा है। और सी क्या कह रहा है कि बाल अधिकार का समय 1989, ये भी 1989 में आया था, तो ये भी सही हो जा रहा है, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बाकी ये जो दिव्यांगजन अधिकार अभी समय 2000 में, तो ये 2000 में नहीं आया था। आर्थिक सामाजिक अधिकार एवं वैकल्पिक प्रोटोकॉल 2006 में नहीं आया था, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 53 नंबर। 53 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, मतलब इसका मुख्यालय जो है हेग में स्थित है, ये सही है। WHO लंदन नहीं, लंदन में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम में है, तो ये सही है। IAEA न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर भी नहीं है, तो ए और सी जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 54। 54 में कहा है कि सुमेलित करना है। एक तरफ ऑपरेशन का नाम दिया हुआ, दूसरी तरफ से संबंधित देश का नाम दिया हुआ है। बताना है कौन कौन से इसमें सुमेलित हैं। तो इसमें से ऑपरेशन राहत यमन से संबंधित है, वंदे भारत मिशन श्रीलंका से सम्मिलित नहीं है। ऑपरेशन मैत्री नेपाल से संबंधित है, तो है। ऑपरेशन सुकून इराक से संबंधित नहीं है, तो ए और सी सही हो जा रहा है, तो जो कि पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है ए और सी। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 55 नंबर। 55 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें से भी सुमेलित करना सही वाला। एंटी ने इसका दूसरा वाला उत्तर सही माना है, मतलब ए और सी। ONGC विदेश ये दक्षिण चीन सागर से संबंधित है और सैन्य शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है, तो ए और सी सही हो जा रहा है। और बाकी ये दोनों तो है। आतंक के विरुद्ध युद्ध GCC ये संबंधित नहीं है। द साइलेंट स्प्रिंग कैनेथ वॉल्टिंग ये भी गलत दिया हुआ है, तो ए और सी सही हो गया, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 56 नंबर। 56 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। एनटीए ने इसका तीसरा उत्तर सही माना है, मतलब ए और सी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इसको हिंडिंगटन एस ने लिखा था, और द एंड ऑफ द हिस्ट्री फुकुयामा ने लिखा था। तो पहला और तीसरा मतलब ए सी, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 57 नंबर। 57 नंबर में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी ने दिया है, ये सही है। प्रोजेक्ट मौसम राजीव गांधी ने दिया है, ये नहीं है, राजीव गांधी ने दिया था। लुक ईस्ट पॉलिसी इसको नरसिम्हा राव की सरकार में आया था। बाकी फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी सरकार में आया था, और ये लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव की सरकार में आया था। तो ये दोनों सही हो जा रहा है, ए और सी, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह में नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार में आया था, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 58 नंबर। 58 में कहा है कि भाषाओं में से शास्त्रीय भाषा परिस्थिति प्रदत्त कौन सी भाषाएं हैं। तो ये संस्कृत है, तमिल है, कन्नड़ है, हिंदी नहीं है इसमें। ध्यान रखिएगा, इसमें शास्त्रीय भाषा परिस्थिति पद्धति में हिंदी नहीं है, संस्कृत, तमिल और कन्नड़ है। ठीक, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 59 नंबर। 59 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राज्यीय जल विवाद सही ढंग से सुमेलित है। एनटीए ने इसका तीसरा वाला उत्तर सही माना है। कावेरी जल विवाद जो है कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। नर्मदा जल विवाद MP, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित है। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और ये तुंगभद्रा जल विवाद तमिलनाडु और केरल से वाला गलत है।
तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 60। 60 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार्य नगर पालिकाओं हेतु भारतीय संविधान की 12वीं सूची में अधिकथित है। तो इसमें शहरी गरीबी उन्मूलन है, आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु नियोजन भी है, सड़क और सेतु भी है, लोक सुरक्षा सेवाएं या नहीं है। तो हमारा ए बी सी सही हो जा रहा है, मतलब कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 61 नंबर। 61 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एनटीए ने इसका पहला वाला उत्तर सही माना है, ए बी और डी सही है। ए बी और डी। वे भारत का निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों एवं नगर पालिका निकायों के चुनाव आयोजित कराता है और निर्वाचन आयोग मतगणना एवं चुनाव परिणाम की घोषणा के प्रति उत्तरदायी होता है। पहला वाला ऑप्शन ए बी डी सही हो जा रहा है। एंटी ने इसका पहला उत्तर सही माना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 62 नंबर। 62 में क्या कहा है कि 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का सामान्य अनिवार्य उपबंध निम्नलिखित में से है। तो इसका पंचवर्षीय चुनाव से है, पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण ऐसा नहीं है, तो सी को एलिमिनेट कर सकते हैं एंड बी को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा दूसरा और चौथा वाला ऑप्शन बचा है। सी को देखते हैं, महिलाओं का आरक्षण। तो महिलाओं का आरक्षण है, तो हम डी को भी सही मान लेंगे। सी को सही मान लेंगे, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। डी नगर पंचायत की बात नहीं की गई वहाँ पे, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 63 नंबर। 63 में क्या कहा है कि नव लोक प्रशासन की संकल्पना का उत्थान एवं वृद्धि निम्नलिखित में प्राप्त की जा सकती है। एनडीए ने इसका चौथा वाला उत्तर सही माना है, मतलब ए सी और डी। ए सी और डी। लोक सेवा हेतु उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1966 1967। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971। अशांति काल में लोक प्रशासन। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 64 नंबर। 64 में कहा है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है। एनटीए ने इसका तीसरा वाला उत्तर सही माना है, मतलब ए बी और डी। ये कह रहा है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय राज्य पर लोक प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार, भूमिका और प्रभाव पर संकेंद्रित होता है। बी कह रहा है कि तुलनात्मक प्रशासनिक समूह 1963 में गठित हुआ था। डी कह रहा है कि एफ डब्ल्यू रिक्स तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के अध्यक्ष इसके आरंभ वर्ष 1970 के अंत तक थे। तो चौथा वाला मतलब तीसरा वाला ऑप्शन ए बी डी सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 65। 65 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार सिद्धांत चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसमें है कि प्राधिकार का स्वीकृति सिद्धांत एवं उदासीनता क्षेत्र, यह तो है। अभिधान संतुष्टि साम्य, यह भी है। कार्यपालिका के प्रकार, यह भी दिया था। अनुबंध तर्कसंगतता, इसको नहीं दिया था। तो ए बी सी, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 66। 66 में क्या है कि एक तरफ संकल्पना या विचार दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके विचारक का नाम दिया हुआ है। एनटीए ने इसका दूसरा वाला उत्तर सही माना है, मतलब कि समतावादी। इसको संबंधित किया है रॉल्स से। उदारवादी को संबंधित किया है रॉबर्ट नॉजिक से। और लोकप्रिय संप्रभुता, इसको जे जे रूसो, जैन जैक्स रूसो से, जीन जैक रूसो। और लास्ट में जो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है, इसको कार्ल मैकिन से संबंधित किया है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 67 नंबर। 67 में एक तरफ पुस्तक कृतियाँ दी हुई है, दूसरी तरफ उसके विचारक का नाम दिया हुआ है। एनटीए ने इसका पहला वाला उत्तर सही माना है, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसको लिखा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और आउटलाइंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, इसको लिखा है फ्रेडरिक हेगल ने। और द जर्मन आइडियोलॉजी, इसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने। लेटर ऑन टॉलरेंस, इसको जॉन लॉक ने लिखा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 68। 68 में क्या कहा है, एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम दिया हुआ है।
एंटी ने चौथा वाला ऑप्शन इसका सही माना है, मतलब कि जो हिंदुत्व है इससे संबंधित है सावरकर, ए पॉली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसका संबंध है जयप्रकाश नारायण से। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इसका संबंध है लोहिया से। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, इसको अंबेडकर जी से संबंधित किया गया है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 69। 69 में एक तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है। एनटीए ने दूसरा उत्तर सही माना है ऑप्शन। दूसरे में क्या कहा है कि कैडोरी इली, इसको संबंधित किया है नेशनलिज्म से। और हंस कोहेन को संबंधित किया है नेशनलिज्म एंड लिबर्टी से। और आर म्यूर, इनको संबंधित किया है नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। और लास्ट में बर्ड सी पेपर, इनको संबंधित किया है नेशनलिज्म, मिथ एंड रियलिटी से। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 70। 70 में एक तरफ थिंकर का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनकी कृतियां दी हुई हैं। तो हेनरी किसिंजर ने ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी को दिया था, मतलब कि एकांत 3, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। केनेथ वॉल्टिस ने मैन एंड स्टेट एंड वॉर, मैन द स्टेट एंड वॉर दिया था। और अमिताभ आचार्य ने दिया था मल्टीप्लेक्स ऑर्डर। जोसेफ एस ने दिया था द फ्यूचर ऑफ पावर। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 71 नंबर। 71 में कहा है, एक तरफ योजना या फिर समूह का नाम दिया हुआ है, G77, यहाँ पर योजना का नाम दिया हुआ है, ये समूह हो गया। इसको संबंधित करना है सूची 2 से। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ये जो गरीबी और भूख है इससे संबंध है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का। और मार्शल योजना का संबंध है यूरोपीय पुनरुत्थान से, ये शीत युद्ध के दौर में देखने को मिलता है। और G77 जो है, मतलब 77 समूह जो है, इसका संबंध है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से। और गार्ड जो है विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 72 नंबर। 72 में एक तरफ उपवन दिया हुआ, दूसरी तरफ अनुसूचियां दी हुई है, उनके नाम। एंटी ने इसका चौथा वाला उत्तर सही माना है, मतलब जनजाति क्षेत्र और जनजातियों पर प्रशासनिक और नियंत्रण, इसका संबंध है 5वीं अनुसूची से। राजभाषाओं की अनुसूची, इसका संबंध है 8वीं अनुसूची से। और सूचियाँ, संघ राज्य समवर्ती का उपबंध है 7वीं अनुसूची से। संघ और राज्य मंत्रियों के द्वारा ली जाने वाली आवश्यक शपथ, इसका संबंध है 3री अनुसूची से। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 73। 73 में एक तरफ लेखक का नाम दिया हुआ, दूसरी तरफ पुस्तकें दी हुई हैं। एंटीन इसका पहला वाला उत्तर सही माना है, मतलब फ्रैंकिक आर फ्रैंकल एंड M.S.A. राव, इन्होंने डोमिनेंस एंड द स्टेट इन मॉडर्न इंडिया को लिखा था। रोनाल्ड एफ रुडॉल्फ, इन्होंने लिखा था ए मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। आशुतोष वार्डिये, इन्होंने लिखा था बैसल ऑफ वन। और लास्ट में सुदीप्ता कविराज, इन्होंने दिया था द ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन स्टेट। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन एनटीए के हिसाब से सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 74। 74 में क्या था कि क्रम विकास की अवधारणाएं दी हुई है, दूसरी तरफ उसकी अवधि दी हुई है। तो एनटीए ने इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही माना है। दूसरा में क्या कहा है कि प्रशासन का सिद्धांत जो है 1927 से 1937 तक चला। और चुनौतियों का जो काल था वो था 1938 से 47 तक। राजनीति, प्रशासन, द्विभाजन, यह आया 1887 से 1926 तक। और पहचान की संकट, ये 1948 से 1970 के बीच के समय था। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। एंटी ने दूसरा वाला ऑप्शन सही माना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 75 नंबर। 75 में क्या कहा है कि एक तरफ देश का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ सिटीजन चार्टर क्रियान्वयन वर्ष दिया है, मतलब कि सिटीजन चार्टर कब वहाँ पर लागू हुआ था। एनटीए ने इसका दूसरा वाला उत्तर सही माना है, मतलब कि कनाडा में 1995 और भारत में 1997, मलेशिया में 1993 और फ्रांस में 1992 में क्रियान्वित हुआ था सिटीजन चार्टर। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 76 नंबर। 76 में क्या कहा है कि
कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई मानव विकास की अवधारणाओं को व्यवस्थित करना है। तो एनटीए ने तीसरा वाला उत्तर सही माना है, तीसरा के हिसाब से। सबसे पहले आदिम समाज आया, फिर दास समाज, फिर सामंती समाज, फिर पूंजीवादी समाज, फिर लास्ट में साम्यवादी समाज आया। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 77 नंबर। 77 में कहा गया है कि इन राजनीतिक विचारकों का जन्म वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है। इनमें विचारकों का नाम दिया हुआ है, बताना कौन पहले आया फिर बाद में कौन बाद में, उस हिसाब से बैठाना है। इसमें सबसे पहले आए थे अरस्तु साहब। अरस्तु इसमें पहले वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बाकी में तो किसी में नहीं पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन नहीं सही हो जा रहा है। सबसे पहले अरस्तु आए, फिर मैकियावेली आए, फिर हॉब्स, फिर लॉक, फिर रूसो लास्ट में। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 78। 78 अम्बेडकर जी से संबंधित है। कहा है कि B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो इन सब में सबसे पहले आया था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आया द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ए के बाद बी, ऐसे मतलब कि उसके बाद एनिलेशन ऑफ कास्ट, फिर आया थॉट ऑन पाकिस्तान। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। एनटीए ने पहला वाला आंसर सही माना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 79। 79 में क्या कहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला वाला उत्तर इसका सही है। सबसे पहले ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ, फिर रूस जॉर्जिया युद्ध हुआ, फिर यूरोमेडियन रिवॉल्यूशन, और लास्ट में रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 80 नंबर। 80 में कहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है कि सबसे पहले आया सिंधु जल संधि, फिर शिमला समझौता, फिर लाहौर घोषणा, फिर आगरा समिट सबसे लास्ट में आया। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। सिंधु जल संधि, शिमला, फिर बाद लाहौर घोषणा, फिर आगरा समिट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 81 नंबर। 81 में कहा है कि निम्नलिखित आयोगों की स्थापना को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एनटीए ने चौथा वाला ऑप्शन इसका सही माना है। सबसे पहले आया राष्ट्रीय महिला आयोग, फिर आया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिर आया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और लास्ट में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। एनटीए के हिसाब से चौथा ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है 82 नंबर। 82 में क्या कहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करते हुए उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एनटीए ने इसका पहला वाला उत्तर सही माना है। मतलब चंपारण आंदोलन सबसे पहले आया, फिर खेड़ा आया, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर नक्सलवाड़ी आंदोलन आया। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 83 नंबर। 83 में कहा है कि भारत में पंचायती राज हेतु गठित समितियों को सही अनुक्रम को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एनटीए ने तीसरा उत्तर सही माना है। इसमें कहा है कि बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आया, फिर आया अशोक मेहता समिति, फिर GV राव समिति, फिर LM सिंघवी समिति आया। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 84 नंबर। 84 अभिकथन कारण वाला सवाल है। अभिकथन कह रहा है कि एकात्मक मानववाद का दर्शन दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। कारण कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को अस्वीकृत किया, जिसमें व्यक्तिवाद को विशाल हृदय विहीन यंत्र के भाग के रूप में कुचल दिया गया। हालांकि ये दोनों तो सही है, लेकिन इसकी जो आर्य की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है कि दोनों ही सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 85। 85 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल भारत को 9 स्तंभ में शामिल किए गए हैं। एंटीन तीसरा वाला उत्तर सही माना है। मतलब कि सभी के लिए सूचना, शीघ्र फसल कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, ये तीनों शामिल हैं। और ये लास्ट वाला जो देश के केवल मेट्रो शहर को आपस में जोड़ना, ये शामिल नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 86। यह भी अभिकथन कारण वाला फिर से सवाल आ गया। इसमें कहा है कि प्राधान्यवाद या अधिपत्यवाद प्रमुख सत्ता द्वारा विनियमित प्रणाली है। कारण कह रहा है कि यथार्थवाद सिद्धांत से इसका तात्पर्य किसी बड़ी शक्ति द्वारा अन्य राज्यों में नेतृत्व से लेकर प्रभुत्व तक अपना प्रभाव स्थापित करने से है। हालांकि दोनों ही सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर।
ये दो कथन दिए हुए हैं यहाँ पर, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि टैगोर और गांधी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे। दूसरा कथन कर रहा था टैगोर और गांधी पहली बार गुरुकुल कांगड़ी में मिले थे। हालांकि सब जानते हैं कि टैगोर और गांधी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे, गुरु कांगड़ी में नहीं। तो यहाँ पहला वाला सही हो जा रहा है, दूसरा वाला गलत, मतलब कि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ दिए थे, कथन एक सत्य किंतु कथन तो असत्य है, तो तीसरा वाला हमारा सही हो जा रहा है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 88। 88 में कहा है कि इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द ओइकोस से उत्पन्न है। दूसरा कथन कह रहा है कि नॉर्वे के दर्शन शास्त्री एने नेस ने पारिस्थितिकीवाद को सतही और गहन पारिस्थितिकीवाद में विभाजित किया है। हालांकि दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है कि कथन एक और दो दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 89। ये कथन कारण वाला है। अभी कथन कर रहा है कि थॉमसन जेफरसन इस बात पर अडिग थे कि केवल राजनीतिक कारणों से सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत नहीं किया जाएगा। कारण कह रहा है कि दुराचारी सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत करने का एक न्यायसंगत आधार है। हालांकि दोनों बात तो सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 90 नंबर। यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है कि सत्ता प्रपीड़न का एक उपकरण है और इसका भौतिक प्रभाव है। दूसरा कथन कह रहा है कि सत्ता सहमति पर आधारित होने के बावजूद भी और अधिक प्रभावी होती है। हालांकि दोनों ही कथन सत्य हैं, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ से 91 से लेके सवाल नंबर 100 तक कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, तो कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए PYQ के साथ।